नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में किसान आंदोलन को तेज करने का लिया गया फैसला। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की लोकप्रियता पर भारी पड़ा कोरोना और इस ओर इशारा कर रहा है सर्वे। जी हाँ दोस्तों, मोदी सरकार की लोकप्रियता घट गई है कोरोना के बाद। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि पीएम कोविड को समझ ही नहीं पा रहे हैं, दूसरी लहर के लिए वही है जिम्मेदार, राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि कोरोना की दूसरी लहर के लिए मोदी सरकार जिम्मेदार है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में किसान आंदोलन को तेज करने का फैसला। जी हां दोस्तों, आज संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक सिंघू बॉर्डर पर आयोजित की गई, जिसमें सभी बॉर्डर के संगठनों के मुखिया शामिल हुए। बैठक में चर्चा करते हुए आंदोलन को तेज करने पाए चर्चा करते हुए किसानों ने कहा कि सरकार किसानों को थकाना चाहती है। सरकार बिल वापसी व समर्थन मूल्य कानून पर कोई बात नहीं कर रही है। किसानों में इसको लेकर आक्रोश है। बैठक में प्रस्ताव पास कर 5 जून 2021 को अध्यादेश के 1 साल होने पर भाजपा सांसदों विधायकों के घर पर कृषि कानूनों की प्रतियां जलाएगी। जिन जनपदों में भाजपा के सांसद विधायक नहीं है, वहां पर जिलाधिकारी उप जिलाधिकारी के कार्यालय पर कृषि कानून की प्रतियां जलाकर विरोध दर्ज कराया जाएगा। संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर भाकियू द्वारा कार्यक्रम को सफल बनाने के कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया गया है। केंद्र की मोदी सरकार के लिए गले की फांस बना किसानों का आंदोलन एक बार फिर से तेज होने लगा है। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ कई महीनों से दिल्ली की सीमाओं पर धरना जारी है, मगर महामारी की वजह से अधिकतर किसान घरों को लौट गए थे, तो मंच पर जमने वाले नेताओं की भीड़ भी बिजली की तरह गुल हो गई थी। अब फिर आंदोलन को मजबूती देने के लिए किसानों की जमात जुटने लगी है, तो विरोध प्रदर्शन का दौर भी शुरू होने जा रहा है। वहीं किसानों के आंदोलन का समर्थन कर सियासत फिर पैर जमा रही है। संयुक्त किसान मोर्चा ने देश भर में विरोध दिवस मनाने का आह्वान किया है, तो उसका समर्थन करते हुए मोदी विरोधी तमाम दल एक साथ आकर किसानों के साथ खड़े हो गए हैं। गौरतलब है कि 3 नए अधिनियमित खेत कानूनों के खिलाफ किसान पिछले साल 26 नवंबर से राष्ट्रीय राजधानी की विभिन्न सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बीते दिनों में समाधान के लिए कई दौर की बैठकें हुई थी, लेकिन कोई हल नहीं निकला था। किसान इन तीनों कानूनों में संशोधन को तैयार नहीं है, बल्कि उनको वापस लेने की जिद पर अड़े हैं, जबकि मोदी सरकार कानूनों में संशोधन को तैयार है। करते हैं अगली खबर की तरफ। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की लोकप्रियता पर भारी पड़ा कोरोना, इसी ओर इशारा कर रहा सर्वे। जी हां दोस्तों, देश में अप्रैल महीने में शुरू हुई कोरोना वायरस की दूसरी लहर की वजह से भारी तबाही हुई। दुनिया में पहली बार किसी देश में 4 लाख से ज्यादा दैनिक मामले सामने आए। कुल मृतकों का आंकड़ा भी 3 लाख के पार पहुंच गया। इन सबके बीच मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 2 साल भी पिछले दिनों पूरे हो गए। पिछले 7 सालों में पहली बार कोरोना की वजह से मोदी सरकार की इतनी अधिक आलोचना हो रही है। एक ताजा सर्वे में मोदी 2.0 से नाराजगी की सबसे बड़ी वजह कोरोना महामारी बनी है। इस सर्वे में कहा गया है कि दूसरे कार्यकाल में मोदी सरकार जिस प्रकार से कोरोना से निपट रही है, उससे लोग काफी नाराज हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में यह नाराजगी शहर में रहने वाले लोगों में काफी अधिक है। न्यूज चैनल एबीपी न्यूज सी वोटर द्वारा मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 2 साल पूरे होने पर एक सर्वे किया गया है। इस सर्वे में सामने आया है कि शहर में रहने वाले 44% लोग मोदी सरकार के कोरोना से निपटने को लेकर खासा नाराज है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में यह नाराजगी 40% है। सर्वे में किसान कानून को लेकर शहर में 20% लोग नाराज हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में नाराजगी का यह फीसद 25 है। मालूम हो कि केंद्र सरकार ने पिछले साल 3 नए कृषि कानून पारित किए थे, जिसको लेकर पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी समेत कई जगह के किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। 6 महीनों के बाद भी दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर यह प्रदर्शन जारी है। सर्वे में जब लोगों से पूछा गया कि वे CAA के मुद्दे पर पिछले साल की शुरुआत में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हुए दंगों को लेकर क्या राय रखते हैं, तो शहर के 9% लोगों ने नाराजगी प्रकट की। ग्रामीण क्षेत्र के भी 9% लोग मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल से दिल्ली दंगों को लेकर नाराज हैं। इसके अलावा चीन सीमा विवाद पर शहर के 7%, गांव के 10% लोग नाराज हैं। सर्वे के अनुसार अन्य मुद्दों को लेकर शहरी क्षेत्र के 20% और ग्रामीण क्षेत्र के 17% लोगों ने अपनी नाराजगी दिखाई है। सर्वे के दौरान जब लोगों से पूछा गया कि उनके लिए देश में आज के समय में सबसे बड़ी परेशानी क्या है, तो 36% लोगों ने कोरोना वायरस को बताया। बेरोजगारी के मुद्दे पर 18% लोगों ने हामी भरी, जबकि महंगाई की वजह से 10% लोग परेशान हैं। भ्रष्टाचार को लेकर 7% और 4% लोगों ने कृषि क्षेत्र को सबसे बड़ी परेशानी बताया है। बता दें कि एबीपी न्यूज सी वोटर का यह सर्वे 23 मई से 27 मई के बीच किया गया है। इस सर्वे का सैंपल साइज 12,070 लोगों का है। करते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम कोविड को समझ ही नहीं पाए, दूसरी लहर के लिए वही जिम्मेदार, राहुल गांधी का हमला। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने देश में कोरोना वायरस महामारी की स्थिति को लेकर आज शुक्रवार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिम्मेदार हैं। पीएम दूसरी लहर को समझ ही नहीं पाए। पत्रकारों से बातचीत के
दौरान राहुल ने पीएम मोदी को इवेंट मैनेजर बताया। साथ ही यह भी कहा कि अब तक देश की मात्र 3% आबादी को ही कोविड का टीका लगा है। राहुल गांधी ने एनडीटीवी संवाददाता के वैक्सीन से जुड़े सवाल पर कहा, हम दुनिया के वैक्सीन कैपिटल हैं। वैक्सीन से परमानेंट सॉल्यूशन मिलेगा। जहां से वैक्सीन ले सकते हो, जितनी भी ले सकते हो लो और वैक्सीन लगाओ। सरकार बहाने ना बनाए। लीडरशिप का मतलब ये नहीं है कि मैं काम नहीं कर पाया तो इसकी गलती है, उसकी गलती है। लीडरशिप का मतलब है कि अपना दम दिखाएं कि मैं करूंगा। समय जाया ना करें। जो आपकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपको सच्चाई बता रहे हैं, चाहे वो विपक्ष के लोग हो, चाहे अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री हो, जिलाधिकारी हो, उनकी बात सुनिए। जब आप कहेंगे कि हमने सेकंड वेव को हरा दिया है, थर्ड वेव आएगी। कोविड को मोविड लिखने सवाल पर उन्होंने कहा, टूल किट बात सरासर झूठ है। जब मैंने मोविड लिखा तो मेरा आशय साफ था कि अगर कोविड पर ध्यान दिया होता तो सिर्फ कोविड होता, लेकिन उन्होंने कोविड को फैलने में मदद की, इसलिए मैंने उनके नाम का पहला अक्षर इस्तेमाल किया। जब मोदी जी बंगाल में रैली कर रहे थे तो कोविड की मदद कर रहे थे, जब कदम उठाने थे तब नहीं उठा रहे थे। इस तरह कोविड की मदद की। राहुल ने कहा, यह समझने की जरूरत है हम कोरोना से लड़ाई लड़ रहे हैं। यह अपना रूप बदलता है। सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन, मास्क, लॉकडाउन अस्थायी रूप से वायरस को रोकते हैं, लेकिन ये स्थायी समाधान नहीं है। इस वायरस को हराने का स्थायी समाधान टीकाकरण है। जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन कर हम इस महामारी को हरा सकते हैं। दुनिया भर के देशों में वायरस कैसे फैला है और इससे कैसे जंग लड़ी जा रही है, हमें इससे सीखने की जरूरत है। उन्होंने आगे कहा, हमारे लोगों की जान बचाने का मामला है और सरकार को समझना चाहिए कि हम उसके दुश्मन नहीं हैं। विपक्ष उनका दुश्मन नहीं है। विपक्ष उनको रास्ता दिखा रहा है। उन्होंने हमारी बात मानी होती तो लाखों लोग इस महामारी से नहीं मरते। राहुल ने कहा, जब मैं इसके बारे में सरकार को चेता रहा था तो लोगों ने कहा कि राहुल गांधी देश की जनता को डरा रहे हैं, लेकिन मैं लोगों को डरा नहीं रहा था, उनकी चिंता व्यक्त कर रहा था। कोरोना से मौतों के सरकारी आंकड़े से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि सरकार के आंकड़े झूठे हैं। मैंने हमारे मुख्यमंत्रियों से बात की और कहा कि आप जनता के सामने सही आंकड़े रखो। कोरोना के सही आंकड़े ही हमें इस बीमारी को हराने में मदद करेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। 15 मिनट के लिए पीएम से मिली ममता, मांगे 20,000 करोड़। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यास तूफान से हुई तबाही को लेकर एक रिपोर्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपी है। दोनों नेताओं के बीच करीब 15 मिनट की बैठक हुई। ममता बनर्जी ने यास तूफान से हुई तबाही के मद्देनजर केंद्र सरकार से 20,000 करोड़ के राहत पैकेज की मांग की है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल में तूफान से हुई तबाही का जायजा लिया। ममता बनर्जी प्रधानमंत्री की समीक्षा बैठक में शामिल नहीं हुई। इस बैठक में राज्य के गवर्नर जगदीप धनखड़, बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी, राज्य की सिंचाई मंत्री सोमेन महापात्रा और अन्य अधिकारी मौजूद थे। ममता बनर्जी ने बैठक से पहले कहा, मैं शामिल नहीं हो पाऊंगी। राज्य के 24 परगना जिले में पत्रकारों से बातचीत के दौरान ममता बनर्जी ने कहा, मैं पीएम मोदी द्वारा बुलाई समीक्षा बैठक में शामिल नहीं हो पाऊंगी। मुझे कलाईकुंडा पहुंचने में 45 मिनट लगेंगे। मैंने एक रिपोर्ट तैयार करवाई है, इसमें तूफान से हुए नुकसान का जिक्र है। मैं पीएम मोदी को रिपोर्ट सौंप दूंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ममता बनर्जी द्वारा समीक्षा बैठक में शामिल न होने पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने ट्वीट किया, पश्चिम बंगाल का आज का घटनाक्रम स्तब्ध करने वाला है। मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री व्यक्ति नहीं संस्था है। दोनों जनसेवा का संकल्प और संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेकर दायित्व ग्रहण करते हैं। आपदा काल में बंगाल की जनता को सहायता देने के भाव से आए हुए प्रधानमंत्री के साथ इस प्रकार का व्यवहार पीड़ादायक है। जनसेवा के संकल्प व संवैधानिक कर्तव्य से ऊपर राजनीतिक मतभेदों को रखने का यह एक दुर्भाग्यपूर्ण उदाहरण है, जो भारतीय संघीय व्यवस्था की मूल भावना को भी आहत करने वाला है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना महामारी की वजह से अनाथ हो चुके बच्चों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करे सरकार, सुप्रीम कोर्ट। जी हां दोस्तों, बाल संरक्षण गृहों और बाल केयर संस्थाओं में बच्चों के बीच कोरोना के फैलने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए शुक्रवार को सुनवाई की। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोरोना महामारी ने एक अभूतपूर्व स्थिति पैदा कर दी है और संवेदनशील बच्चों पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। साथ ही कहा कि बड़ी संख्या में ऐसे बच्चे हैं जो माता पिता की मौतों से अनाथ हो गए हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने सभी जिलाधिकारियों को ऐसे बच्चों की जानकारी पोर्टल पर अपलोड करने का आदेश दिया जो मार्च 2020 के बाद से अनाथ हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जिलाधिकारियों को ऐसे सभी बच्चों की जानकारी शनिवार शाम तक अपलोड करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र और राज्य के वकील को इस मामले में नवीनतम जानकारी मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे बच्चों के अधिकारों की रक्षा और बिना सरकारी आदेश के भी उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने का आदेश दिया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों से कहा कि ऐसे आप बच्चों की पीड़ा को समझेंगे और तुरंत स्थिति का समाधान करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से मामले में रविवार तक जवाब दाखिल करने को कहा है। सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने बताया, बाल स्वराज नाम का पोर्टल सभी
संबंधित जिलाधिकारियों की तरफ से संचालित किया जा रहा है और उन्हें ऐसे बच्चों की पहचान के लिए पासवर्ड दिया गया है जो अनाथ हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र ने संबंधित अधिकारियों को ऐसे बच्चों की रक्षा के लिए किए जाने वाले कदमों के बारे में पहले ही निर्देश जारी किए हैं जिन्होंने अपने माता पिता को कोरोना में खो दिया है। एमिकस क्यूरी ने गौरव अग्रवाल ने कहा कि एनसीपीसीआर ने अप्रैल में अवैध रूप से बाल अनाथों को गोद लेने का संज्ञान लिया है जिनके माता पिता की कोविड की वजह से मौत हो चुकी है। साथ ही कहा कि उन बच्चों के लिए नियम बनाया गया है। वेब पोर्टल पर बच्चों के पुनर्वास के तरीके के बारे में आंकड़े तैयार करना चाहिए और दूसरा बाल न्याय अधिनियम की धारा 14 के तहत ध्यान रखा जाए। एमिकस क्यूरी ने गौरव अग्रवाल ने कहा कि जुवेनाइल जस्टिस समिति के पास एक बच्चे को पालक देखभाल देने का अधिकार है। इसके बारे में केंद्र की तरफ से 2016 में नियम पारित किया गया था। अगर 60 दिनों तक परित्याग के बाद कोई देखभाल करने वाला नहीं है तो सीएआरए अधिग्रहण कर लेगा। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार और महाराष्ट्र सरकार ने बताया कि ऐसे बच्चों की पहचान के लिए डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना की दूसरी लहर के लिए पूरी तरह से मोदी जिम्मेदार, राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कोरोना को लेकर एक बार फिर से पीएम मोदी पर निशाना साधा। राहुल ने कोरोना की दूसरी लहर के लिए पूरी तरह से पीएम मोदी को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि दूसरी लहर के लिए मोदी पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। अगर इस गति से टीकाकरण की प्रक्रिया चलती है तो मैं आपको बता रहा हूं कि लहरें आएंगी। उन्होंने टीकाकरण की रणनीति में बदलाव की जरूरत बताई। राहुल गांधी ने कोरोना से हो रही मौतों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि कोविड को फैलने में प्रधानमंत्री मोदी ने मदद की, इसके लिए मैं इसे मोविड कहता हूं। उन्होंने कहा कि अगर कोरोना को रोकने का कोई स्थायी समाधान है तो वो है सिर्फ वैक्सीनेशन। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर आरोप लगाते हुए कहा कि आपके काम करने के तरीके से लाखों लोगों की मौत हुई है, इसलिए अपने काम करने के तरीके को बदलें। कोरोना सिर्फ एक बीमारी नहीं है, कोरोना एक बदलती हुई बीमारी है। आप इसको जितना समय जगह देंगे ये उतना खतरनाक बनता जाएगा। सरकार का दुश्मन नहीं है विपक्ष। राहुल गांधी ने कहा कि सिर्फ वैक्सीनेशन के जरिए ही कोरोना से लड़ा जा सकता है। राहुल गांधी ने कहा कि हम फरवरी से केंद्र सरकार को आगाह कर रहे हैं लेकिन केंद्र ने हमारी एक नहीं सुनी। राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष उनका दुश्मन नहीं है, कोरोना कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। वायनाड से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि मैंने कांग्रेस शासित राज्यों को फोन करके बोला कि कोरोना हुई मौतों के आंकड़ों को सही बताएं। उन्होंने कहा कि हमने अपने सभी कांग्रेस शासित मुख्यमंत्रियों से बात की है कि वो बीजेपी की तरह सच्चाई न छुपाएं, मौत के आंकड़े नहीं छुपाएं, जनता को सच से रूबरू करवाएं। राहुल ने कहा कि इससे जनता डिस्टर्ब होगी लेकिन उसे सच तो पता हो। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। योग गुरु बाबा रामदेव के खिलाफ आईएमए की बंगाल शाखा ने कोलकाता में दर्ज कराई एफआईआर। जी हां दोस्तों, कोरोना संक्रमण के इलाज और वैक्सीन पर खींचतान के बीच देश के चिकित्सा जगत में सबसे बड़ा विवाद योग गुरु बाबा रामदेव और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बीच छिड़ा हुआ है। अब आईएमए की बंगाल टीम ने योग गुरु बाबा रामदेव के खिलाफ सिंथी थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है। बाबा रामदेव के उस बयान को लेकर एफआईआर हुई है जिसमें उन्होंने कहा है कि मॉडर्न मेडिसिन और एलोपैथी कोरोना का इलाज नहीं कर सकते। डॉक्टर शांतनु सेन ने यह मामला दायर किया है। बता दें कि आईएमए ने राजद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग और मानहानि का दावा दायर किया है। बाबा ने दावा किया कि एलोपैथी ने सिर्फ 10% गंभीर मरीजों का इलाज किया, बाकी 90% योग आयुर्वेद से ठीक हुए। कोरोना की तैयारियों से लेकर कुंभ समेत कई विषयों पर उन्होंने बेबाक जवाब दिए। आईएमए के बंगाल इकाई के पूर्व अध्यक्ष और टीएमसी के राज्यसभा के एमपी डॉक्टर शांतनु सेन और राज्य अध्यक्ष संतोष मंडल द्वारा दायर एफआईआर में कहा गया है कि हाल ही में बाबा रामदेव के बयान से विवाद पैदा हुआ है। उन्होंने कहा है कि मॉडर्न मेडिसिन की वजह से कोरोना पीड़ित मरीजों की ज्यादा मौतें हुई हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना वैक्सीन की 2 डोज के बावजूद लगभग 10,000 डॉक्टरों की मौतें हुई हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इस महामारी के बीच वह समाज में असमंजस पैदा कर रहे हैं, यह गंभीर अपराध है। उन्होंने कहा कि वह न केवल मॉडर्न मेडिसिन का नाम खराब कर रहे हैं वरन जान की बाजी लगाकर देश की सेवा कर रहे डॉक्टरों का भी असम्मान किया है। इस कारण उनके खिलाफ एफआईआर दायर किया और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। विजय वर्गीय को डर, पीएम मोदी को हटाने के लिए 2024 के चुनाव में गड़बड़ी कर सकता है चीन। जी हां दोस्तों, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर स्थित निवास पर मीडिया से चर्चा में कोरोना सहित अन्य मुद्दों पर बात की है। इस दौरान उन्होंने बताया कि एशियाई देशों में सिर्फ भारत इस संकट से जूझ रहा है। चीन पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि एक मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए ये भी कहा कि चीन ने पहले ट्रंप को चुनाव हरवाने में मदद कर हटाया, दूसरा खुन्नस उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से है। उन्होंने कहा कि देश में जिस तरह से कोरोना महामारी चल रही है उसमें विपक्ष सहित सभी को गंभीरता के साथ सरकार के साथ खड़े होकर जनता के दुख दर्द को मिटाने में सहयोग करना चाहिए। चीन के सवाल पर विजयवर्गीय ने कहा कि चीन किसी देश को आगे बढ़ने नहीं देता है और जो आगे बढ़ता है उसे कमजोर करने में जुट जाता है, यह चाइना की पॉलिसी होती है। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि विश्व मीडिया में अमेरिका और भारत से चीन की नाराजगी संबंधी जो खबरें छपने के साथ आशंका जाहिर की है उससे यह कहने में संकोच नहीं कि यह दूसरी लहर चीन के मानव निर्मित वायरस का असर है। उन्होंने साफ किया कि दूसरी लहर की घातकता का ऐसा अनुमान इसलिए नहीं था क्योंकि अन्य एशियाई देशों में यह लहर नहीं थी। इसे लेकर चीन पर इसलिए शंका हो कि अमेरिका के वैज्ञानिक भी शंका जाहिर कर चुके हैं कि मानव निर्मित वायरस
वायरस वार चीन की साजिश हो सकती है। उन्होंने कहा कि चीन ने पहले ट्रंप को चुनाव हरवाने में मदद कर हटाया, दूसरा खुटका उसे प्रधानमंत्री मोदी से है, क्योंकि केंद्र की कूटनीति के चलते असहाय हुए चीन को पहली बार भारत के जमीन से पैर पीछे खींचना पड़ा है। मोदी जी की कूटनीतिक सफलता के चलते कई इस्लामिक देश भारत के साथ आ गए हैं, इससे वह बौखलाया हुआ है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रियंका की केंद्र सरकार से मांग, कोविड दवाइयों और उपकरणों से जीएसटी हटाएं। जी हां दोस्तों, जीएसटी काउंसिल की आज 43वीं बैठक होने वाली है। इसी बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने शुक्रवार को माल एवं सेवा कर परिषद की बैठक से कुछ घंटे पहले कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण से निपटने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सभी दवाइयों और चिकित्सा उपकरणों से जीएसटी हटाया जाए। उन्होंने कई दवाइयों और चिकित्सा उपकरणों पर लग रहे जीएसटी का एक चार्ट साझा करते हुए ट्वीट किया। महामारी के समय एम्बुलेंस, बेड, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन, दवाइयों, टीके के लिए परेशान हुए लोगों से कोविड संबंधित उत्पादों पर जीएसटी वसूलना निर्दयता और असंवेदनशीलता है। उन्होंने केंद्र से आग्रह किया, आज जीएसटी परिषद की बैठक में सरकार को कोविड से लड़ाई में इस्तेमाल हो रही सभी जीवन रक्षक दवाइयों व उपकरणों पर से जीएसटी हटाना चाहिए। गौरतलब है कि शुक्रवार को जीएसटी परिषद की डिजिटल बैठक होगी। कांग्रेस का कहना है कि इस बैठक में विपक्ष शासित राज्य जीएसटी की व्यवस्था में सुधार और राज्यों को उपकर संबंधी राजस्व के नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र से अनुदान की जरूरत पर जोर देंगे। प्रियंका गांधी वाड्रा का सरकार पर निशाना। इससे पहले देश भर में वैक्सीन की किल्लत की वजह से कई राज्य इस समस्या से जूझ रहे हैं। देश में टीकाकरण की रफ्तार और वैक्सीन की किल्लत को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि देश की जनता के सवालों का जवाब देना सरकार की ड्यूटी है। बता दें कि देश में कोरोना महामारी के बीच आज जीएसटी काउंसिल को 43वीं बैठक होने जा रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज सुबह 11 बजे से बैठक होगी। इस बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी। बताया जा रहा है कि इस बैठक में खासतौर से कोरोना महामारी से जुड़े सामान जैसे चिकित्सा के उपकरण, दवाइयां, टीकों पर लगने वाले जीएसटी रेट पर चर्चा होगी। इसके अलावा पेट्रोल डीजल पर भी विचार किया जाएगा। 7 महीने बाद हो रही बैठक। 7 महीने बाद होने वाली जीएसटी काउंसिल की इस बैठक में कोविड-19 से जुड़े कई सामानों को लेकर बात की जाएगी। इस महामारी के कारण राज्यों को जो नुकसान उठाना पड़ा है, उसके बाद फिजिकल सपोर्ट और आर्थिक मदद मांगे जाने पर भी आज इस बैठक में फैसले हो सकते हैं। काउंसिल में सबसे मुख्य मुद्दा कोरोना वैक्सीन हो सकता है और वैक्सीन को टैक्स में छूट देने के प्रस्ताव पर बात होगी। इससे पहले जीएसटी काउंसिल की बैठक अक्टूबर 2020 में हुई थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। 18 साल से कम उम्र वाले बच्चों के वैक्सीनेशन का मामला, हाईकोर्ट ने दिल्ली और केंद्र सरकार को भेजा नोटिस। 4 जून को होगी सुनवाई। जी हां दोस्तों, देश में 18 साल से ज्यादा उम्र वालों के लिए 1 मई से टीकाकरण शुरू हो चुका है। वहीं अब 18 से कम उम्र वाले बच्चों के लिए टीकाकरण को लेकर भारत में बातचीत जारी है। इस बीच 12 साल की बच्ची ने 12 से 17 उम्र के लिए वैक्सीन की मांग पर दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट में केंद्र और दिल्ली सरकार को टीके की मांग को लेकर निर्देश देने के लिए याचिका दायर की गई, जिसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है। अब हाईकोर्ट 4 जून को इस याचिका पर सुनवाई करेगा। मुख्य न्यायाधीश DN पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ के समक्ष याचिका में कहा गया था, दिल्ली सहित देश भर के आंकड़ों से पता चला है कि अप्रैल 2021 से मई 2021 के बीच कोविड-19 से संक्रमित होने वाले युवाओं की संख्या में वृद्धि हुई है। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि केंद्र की टीकाकरण नीति 18 से 44 और 44 के बीच है और इसके बाद के संस्करण केंद्र नाबालिग के लिए नीति तैयार करनी होगी। इस पीढ़ी के आगे कोई भविष्य नहीं होगा। याचिका में कहा गया है, कई बच्चों के अपने माता पिता की मौत के कारण अनाथ हो जाने की भी खबरें हैं। अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना ने भी किया था दावा। इस बीच उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी के 18 से 44 आयु वर्ग के निवासियों के लिए कोविड-19 वैक्सीन की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर केंद्र और दिल्ली सरकार से जवाब मांगा। मुख्य न्यायाधीश DN पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने गृह मंत्रालय और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है। वहीं अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना का दावा है कि उनकी वैक्सीन 12 साल से अधिक उम्र वाले बच्चों पर कारगर है। कंपनी ने मंगलवार को दावा किया कि उनकी वैक्सीन 12 साल से 17 साल की उम्र वाले बच्चों पर कारगर साबित हुई है। कंपनी द्वारा पहले ही 18 साल से अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए वैक्सीन को बाजार में उतारा जा चुका है। फाइजर ने भारत सरकार से मांगी मंजूरी। मॉडर्ना ने 12 से 17 साल के उम्र वाले करीब 3732 बच्चों पर फेज 2 और फेज 3 का ट्रायल किया। ये सारे ट्रायल अमेरिका के अलग अलग राज्यों में किए गए हैं। ट्रायल के बाद सामने आया है कि बच्चों के शरीर में वैक्सीन लगने से इम्यून सिस्टम मजबूत हुआ है, जो वायरस का मुकाबला कर सकता है। वहीं अमेरिकी कंपनी फाइजर ने भारत सरकार से अपने कोविड-19 रोधी टीके के लिए मंजूरी मांगते हुए कहा है कि इसकी वैक्सीन 12 साल और इससे अधिक उम्र के सभी लोगों के लिए सुरक्षित और बेहद प्रभावी है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर निशाना, कहा पॉजिटिविटी एक स्टंट, छिपाए जा रहे मौत के असली आंकड़े। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता और केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने कोरोना से हो रही मौतों को लेकर केंद्र सरकार पर गुरुवार को निशाना साधा। उन्होंने एक ट्वीट करते हुए आरोप लगाया कि सरकार असली मौत के आंकड़ों को लोगों को छुपा रही है। उनके इसके लिए सरकार की गलत नीतियों को जिम्मेदार ठहराया। राहुल ने ट्वीट करते हुए कहा, पॉजिटिविटी एक PR स्टंट है ताकि प्रधानमंत्री की नीतियों के कारण हुई कोरोना मृत्यु के असली आंकड़े छुपाए जा सके। इससे पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष
अध्यक्ष ने एक अन्य ट्वीट के जरिए भी केंद्र पर हमला बोला था। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा, केंद्र सरकार की प्राथमिकता सोशल मीडिया, झूठी इमेज, जनता की प्राथमिकता रिकॉर्ड तोड़ महंगाई, कोरोना वैक्सीन, ये कैसे अच्छे दिन। गौरतलब है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर का हवाला देते हुए बुधवार को ट्वीट किया था। दूसरी तरफ प्रियंका ने भी इसी खबर को लेकर ट्वीट कहा, हम कभी नहीं जान पाएंगे कि कोविड से मरने वालों की वास्तविक संख्या क्या है, क्योंकि सरकार ने महामारी से लड़ने से ज्यादा आंकड़े दबाने के लिए बहुत मेहनत की है। इससे पहले राहुल गांधी ने लक्षद्वीप में प्रशासक मुद्दे को लेकर गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर मामले में दखल देने का अनुरोध किया है। उन्होंने आग्रह किया कि प्रधानमंत्री इस मामले में दखल दें और यह सुनिश्चित करें कि इस केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक प्रफुल्ल खोड़ा पटेल के आदेशों को वापस लिया जाए। उन्होंने यह आरोप लगाया कि पटेल की ओर से मनमाना ढंग से किए गए संशोधनों और घोषित जनविरोधी नीतियों के कारण लक्षद्वीप के लोगों के भविष्य को खतरा पैदा हो गया है। कांग्रेस नेता ने लक्षद्वीप में विरोध प्रदर्शनों का उल्लेख करते हुए पत्र में कहा, लक्षद्वीप विकास प्राधिकरण नियमन का मसौदा इस बात का सबूत है कि प्रशासक की ओर से लक्षद्वीप की परिस्थिति की सूचिता को कमतर करने का प्रयास किया जा रहा है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।